अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से खबर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, पार्लियामान में होने वाली कानून साजी, अदालतों में होने वाले फ़ैसले और फिर सड़कों पर होने वाले एहतजाज सही है या गलत, ये तो हम डिस्कस डिबेट हर रोज़ कम पेश करते रहते हैं। लेकिन आज हम उस मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिससे हज़रत इंसान की बका को सबसे बड़ा ख़तरा है, और वो है क्लाइमेट चेंज। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है कि 16वीं या 17वीं सदी में शुरू होने वाला सनती इनकलाब, जिसने दुनिया में इंसान की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लेके आया, बड़ी आसानियाँ पैदा की, और अब इंसान न सिर्फ ज़मीन बल्कि इससे बाद कई और सियारों पर ज़िंदगी की तलाश में निकल पड़ा है। लेकिन इस दौरान अपने आब व हवा को अपना दुश्मन बना लिया है, और वो ऐसा दुश्मन बना है कि हमसे अब बदला ले रही है। अब इस मसले को कैसे हल करना है, इससे कैसे हमने निपटना है, और बिलखुसूस ऐसे में कि जब दुनिया में वो ममालिक कि जो इसकी सबसे बड़ी वजह हैं, वो अगरचे इस बात का इदराक तो ज़रूर करते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इसको सुधारने के लिए उस तरह की वो कोशिशें नहीं कर रहे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं कि जिनका इस सारे अमल में कोई 0% भी या 0 से थोड़ा सा ऊपर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगतने के लिए तैयार बैठे हैं, और इसके लिए कोशिशें ज़रूर हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़े सवालात ये हैं कि क्या हमारे पास इस कदर वसाइल हैं कि हम इतनी बड़ी बला से लड़ सकें, और दुनिया के वो ममालिक कि जो इसकी वजह बने, क्या वो इस मामले में पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। अगरचे चंद साल पहले इसके हमने कुछ मुजाहरे देखे हैं, बिलखुसूस सिंध के अंदर के जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग बेघर हुए, वहाँ पे हमारी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुँचा, और उसके बाद पूरी दुनिया में गए, हमने दरवाजे खटखटाए कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके इफ़ेक्ट्स हम पे आ रहे हैं, बट कॉज आप हैं और हमारी मदद कीजिए। अगरचे वादे ज़रूर हुए, लेकिन किसी सूरत हमारी मदद नहीं की गई। अब भी प्लेजेस हैं, लेकिन वो ट्रांसलेट प्रैक्टिकली हो नहीं पा रहे। तो आज इस सारे अमल पे गुफ्तगू करते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, अगरचे आपके साथ आखिर में सियासी गुफ्तगू भी करेंगे, क्योंकि आप अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो बात करते हैं, लेकिन जब सियासत पे गुफ्तगू भी करते हैं तो आप अच्छी बात जनरेट करते हैं, तो ज़रूर आपसे बात होगी। बड़ी मेहरबानी। तो सबसे पहले तो सर, पेरिस एग्रीमेंट मारूफ ज़माना, जिसमें तमाम ममालिक बैठे शरीक हुए, फिर उन्होंने कमिटमेंट्स दी। तो पाकिस्तान, जैसे हमने इब्तिदाई में कहा, हम इसके कोई वजह तो नहीं है क्लाइमेट चेंज के, लेकिन अगेन हम इसको भुगत रहे हैं। तो कुछ कमिटमेंट्स हमने भी दी थी, उन कमिटमेंट्स को हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस हवाले से पहले कुछ बताइए। जी भाई शिराजी साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त इब्तदाइया दिया, लेकिन उस इब्तदाइये में आपने एक बड़ी अहम बात की जिसका कोई जिक्र नहीं करता। हमारे यहाँ जब भी बात होती है, तबाहकारियों की बात होती है, सैलाब की बात होती है, ग्लोफ की बात होती है, हमारे जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उनकी बात होती है, सैलाब की बात होती है, क्लाउड बर्स्ट की बात, वो हम करेंगे, वो हम करेंगे। लेकिन आपने एक बड़ी अहम बात की जिसमें आपने जरूर जिक्र किया, कुछ हवा का, कुछ इस तरह के अज़कार किए। तो एक चीज जो हर शख्स को समझ आ जानी चाहिए, सैलाब तो ऐसे लगता है कि कभी आएगा, मेरे घर तो आता नहीं है, कहीं आएगा, वहां कहीं तबाही होगी, वहां पे इंसानी जानी नुकसान होगा, माली नुकसान होगा, फिर हम सदका जारिया करेंगे, जाके मदद करेंगे। ये बातें तो सारी ठीक है, लेकिन जो आपने आज बात की उससे तो आपने बचपन याद करवा दिया। और आपको याद होगा, आप मुझसे जरा थोड़े कम उम्र होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि हमारे जमाने में ये नहीं कि बड़ी बड़ी हवेलियों में या बड़े बड़े घरों में, छोटे छोटे घरों में पीछे बच्चे रात को जाके जुगनू पकड़ा करते थे। बिल्कुल ऐसे। और जुगनू पकड़ के बोतलों में बंद करके अंदर अंधेरे में ले जाते थे, वो जगमग जगमग करते थे, और फिर कोई कहता था इनका सांस रुक जाएगा, तो बाहर जाके बच्चे उनको छोड़ दिया करते थे। कहाँ गए वो जुगनू? मुझे तो कभी नहीं दिखे, किसी घर में नहीं दिखे। इसी तरह पुरानी पुरानी रोमानवी किताबें जो हैं उनको आप देखें, अगर बच्चे बच्चियां जो पढ़ रहे होते थे तो उसमें तितलियों की तदफीन की होती थी, तितलियों के पर होते थे। वैसे तो दुख भरी बात है कि किसी तितली को मार के उसको किसी रोमानवी किताब में उसकी तदफीन कर देना, लेकिन इससे आपको याद आता होगा कि तितलियां होती थी, और इतनी होती थी कि बच्चे बाहर जाके तितलियां पकड़ लेते थे, और इतनी होती थी रंग बिरंगी कि आप उनको बाज मर्तबा किसी याद को, किसी पुरानी याद को दिल के करीब रखने के लिए किसी किताब में उसकी तदफीन। कहाँ गई वो तितलियां? हम लाहौर रहा करते थे, तो आपको पता है लाहौर तो बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, वहां पे तो छोटे छोटे घर हैं और लाखों लोग रहते, करोड़ों लोग रहते हैं। तो जब हम इस्लामाबाद आते थे तो हम फैसिनेट हो जाते थे, ऐसी हरियाली,
हमने तो कभी देखी नहीं थी। लाहौर भी बहुत हरा भरा था। सही। आप पुराना चले जाएं, लॉरेंस गार्डन में चले जाएं कभी, और 200-300 साल पुराने दरख्त देखें, या माल रोड पे निकल जाएं, या वो वीपिंग विलोज जो नहर के किनारे लगे होते थे तो देखें बड़ा ग्रीन। मगर यहाँ पे आके तो हम फैसिनेट लाहौर के शहर के लोग हो जाते थे कि यार ये क्या जन्नत नजारा है, जन्नत का नजारा है। कश्मीर की तरफ चले जाएं तो ऐसे लगता था कि वो, मैं किसी मजहबी नुक्ता नजर से नहीं ये बात कर रहा, लेकिन कि जो नक्शा खींचा गया जन्नत का वो तो यही है। बिल्कुल ऐसे। वो तो सब यहीं पे नजर आ रहा है। वो नहरें भी नजर आ रही हैं, वो हरियाली भी नजर आ रही है, बस परियां नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे दिखता था। वो कहाँ गया सब? ये आपके सामने खिड़की के ऐसे देखें तो आपको ये नंगे पहाड़ नजर आते हैं। यहाँ पे तो आपको रत्ती भर जमीन नजर नहीं आती थी, इतना हरा भरा था। तो वो कहाँ गए? हर दरख्त पे यहाँ पे मैं परेशान हो जाता था आके देख में, वो हरे तोते, हर दरख्त पे तोता। अरे भाई वो तोते कहाँ गए? बिल्कुल तोते वो क्या, तोते उड़ गए हाथों के तोते। अब तो बाकी उड़े हमारे तोते के हाथों के तोते उड़ गए। तोते उड़ गए। शाम को हमारे बुजुर्ग बताते थे, आप कभी गांव में चले जाएं अपने किसी दोस्त के घर में, हम तो शहर के रहने वाले लोग थे, लेकिन गांव का अपना माहौल था। शाम को पीपल के नीचे टाली की छांव में बुजुर्ग जो थे वो चारपाइयां बाहर निकाल लेते थे, और वो कोई हीर गा रहा होता था, बुजुर्ग ऊपर बैठ जाते थे, बच्चे जमीन पे, कच्ची जमीन पे बैठ जाते थे, और सारे हीर सुनते थे और साथ के साथ में अपनी आवाज में आवाज मिलाते थे। मगर सिर्फ बच्चे नहीं, बुलबुल भी अपनी आवाज मिलाता था। बिल्कुल। वो बुलबुल कहाँ गया? ना बुलबुल है, ना कोयल है, बुलबुल है, ना कोयल है, ना हुदहुद है, ना जुगनू है, ना तितली है। ऐसा है जैसे किसी ने हमारा बचपन लूट लिया। तो ये जो क्लाइमेट की तब्दीली है, इसको आप इस जाविये से भी देखें, क्योंकि ये जो बचपन लुटा है वो तो हर बच्चे का लुट गया है। वो जो जुगनू नहीं किसी को नजर आते, तो वो जो वो क्या टिमटिमाते हुए वो सितारे जो रात को उड़ते पड़ते थे वो नजर नहीं आते, वो तो सबके लुट गए। बिल्कुल ऐसे। तो एक ये भी हवाला है कि हम जब क्लाइमेट की बात करते हैं तो अपने बचपन की बात करते हैं, वो रोमानवी नावलों की बात करते हैं, उन यादों जिनको तितलियों की शक्ल में जिनकी तदफीन लोग किया करते थे उनकी बात करते, सब खो गया। लेकिन डॉक्टर साहब हैरानकुन बात है कि ये सब कुछ हमसे खोया, इसके जिम्मेदार हम नहीं है, कोई और है। जी, ये एक अहम बात है। हम भी हैं। अच्छा, हम भी हैं किसी हद तक। यानी मैं हूँ, हम क्या है, वजारत अगर आपने मुझे दिलवा दी है, लेकिन अब आपने दिलवा दी तो पहली जिम्मेदारी तो मेरी ठहर गई ना। क्या बात है कि आप रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं। जी, अब तो वो यहाँ तो इतना जुर्म का कोई फैशन नहीं है, तो आप बड़े कमाल आदमी है कि आप कह रहे हैं कि वो क्या वो शेर है, अगरचे पूरी तरह से हस्बे हाल नहीं है, कि क्या कयामत है कि खातिर कुश्ताए शब हम ही थे, और सुबह जब आई तो मुजरिम हम ही गर्दाने गए। बट हम आपको नहीं कहते। तो बात यह है कि हम भी हैं। पहले मैं अपनी बात करता हूँ, फिर दूसरों की बात। ठीक है। अपनी बात यह है कि ये हमने जो रंग बिरंगे इंपोर्टेड प्लांट्स लगाने शुरू किए हैं, ये जुगनू उनसे भागे। ये जो आपने दरख्त अपने पुराने काटे हैं और नए अजीब आपने ऑर्नामेंटल, कोई मिडिल ईस्टर्न टाइप, फवारा टाइप जो आपने यहाँ पे दरख्त लगाने शुरू किए हैं सड़कों के किनारे, पुराने हमारे ओरिजिनल दरख्त उखाड़ के, जिनसे यादें, जिनसे तहजीब वाबस्ता थी, उनकी जगह इंपोर्टेड दरख्त आपने ये लगाने शुरू किए, तो जुगनू उड़ गए, तितलियां उड़ गई, क्योंकि वो तितलियां तो उन फूलों की तलाश में आती थी जो इंडिजिनस थी। जब वो फूल ही नहीं रहे, जब वो दरख्त ही नहीं रहे जिन पे हरे तोते बैठते थे, और आपने वो दरख्त लगाए जिसपे हरा तोता नहीं बैठता, तो हरा तोता तो वहां जाएगा जहां वो दरख्त होगा, तो वो चले गए। सही। तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, जो हमने अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ, जो अपनी इंडिजिनस दरख्त, जो अपने जंगलात का सफाया करके, बाहर से खुशनुमा जिनको हमें दरख्त बाहर जाके हमें नजर आता था कि ये गोरों के हैं, ये दुबई में लगे हुए हैं, ये डेट ट्रीज लगे हुए हैं, आपने वो लगाने शुरू किए तो आपके तोते वोते, जुगनू, चिड़ियां चली गई जहां पे उनको जाना था। अब वो जो लोग लगाएंगे वैसे दरख्त, वो वहां पे जाके बैठ जाएंगे उन फूलों के ऊपर, तो वो फूल वापस लगाने, वो दरख्त वापस लगाने, और ये उखाड़ पिछाड़ जो हमने की है बिला वजह की, क्या कम खूबसूरत था पाकिस्तान, अब ज्यादा हो गया है। आप बचपन में थे तो आपको पाकिस्तान दिखता था वो ज्यादा खूबसूरत था, ये आप वाला खूबसूरत था, क्या खूबसूरत था।
तो उसका आपने बाहर के वो पंजाबी में कहते हैं ना कि शरीका दा मुंह लाल देखो तो अपना चपेड़ा मार के कर लो। तो ये हाल किया हमने अपनी एनवायरनमेंट का कि उनका लाल मुंह देख के हमने खुद को थप्पड़ रसीद किए आके और अपनी चिड़ियां बुलबुल तोते हुदहुद सब उड़ा दिए। ठीक है, अब उसको छोड़ें। मगर अगर आप ओवरऑल तब्दीली की तरफ देखें जो हमारे लिए असल में कैटास्ट्रोफिक है, वो ये है कि देखें हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ऐसे ही है। हमारे ग्लेशियर पिघलने का मतलब ये है कि जिस रेट पे ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अगर इनका रेट बढ़ जाएगा तो हमारा जो पूरा कैनाल सिस्टम है, हमारा बैराज सिस्टम है, हमारा रिवर सिस्टम है, ये जिस तरह के सैलाब आपने पिछले 10, 15, 20 सालों में देखे हैं, अगर इनकी और ये बढ़ते चले जा रहे हैं, अगर ये सैलाब आते रहे तो एक दिन आपका पूरा कैनाल और बैराज सिस्टम जो है ये तबाह बर्बाद हो जाएगा, बह जाएगा उसके साथ। ये जिस तरह के सैलाब आपने हालिया देखे, इस तरह के सैलाब के सामने कोई बैराज नहीं ठहर सकती, कोई कैनाल बैंक नहीं ठहर सकता। जिस तरह एक तरह से पहाड़ बह रहे थे साथ में, तो यकीनी तौर पे बैराज कहाँ रुक पाएंगे इसमें। तो एक तो ये बात हो गई। तो ये हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जिसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। यानी हमें जो टारगेट दिया गया था कि हमने कार्बन इतनी प्रोड्यूस करनी है, हम उससे 40% कम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे ही हमसाया ममालिक में अगर आप गिनती करें तो दुनिया का, यानी साउथ एशिया का नहीं, दुनिया का तकरीबन 40% कार्बन जो है वो हमारे हमसाया ममालिक में पैदा हो रहा है। पड़ोस में 10% तो सिर्फ वो हमारा वो एक जिसका हम नाम नहीं लेते वो मुल्क जो हमारे पहलू में बैठा है, 10% तो दुनिया की कार्बन वो अकेला मुल्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो यानी तबाही वो कर रहे हैं, तबाही हम भुगत रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। दुनिया के जो 7 बड़े ममालिक हैं या 8 बड़े ममालिक हैं, वो 70%, सिर्फ 70% कार्बन सिर्फ 8 मुल्क जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। 70%। 195-96 ममालिक में से सिर्फ 7 ममालिक। जी, आप जरा आयरनी देखें कि वही 7-8 मुल्क जो तबाही कर रहे हैं, जो बर्बादी कर रहे हैं, जो एनवायरमेंट को खा रहे हैं पैकमैन की तरह, वही 8 मुल्क जो हैं दुनिया की ग्रीन क्लाइमेट फंडिंग जो है उसका 85% ले जाते हैं। यानी तबाही भी खुद करते हैं, पैसे भी खुद ले जाते हैं। भाई पैसे तो उसको दें जिसके वो तबाही का जो उसे नहीं देते। पूरी दुनिया के लिए 15% है और उन 8 ममालिक के लिए 85% है। तो ये हिपोक्रेसी जो क्लाइमेट की है, वैसे तो हम जाते हैं, अभी थोड़े दिन में आप मेरा पता करेंगे तो आपको मैं बताऊं, ये आपको मेरा स्टाफ बताएगा कि सर स्विट्जरलैंड गए। अरे भाई क्या करने गए हुए हैं स्विट्जरलैंड? कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हुए। भाई किस चीज की कॉन्फ्रेंस है? क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस है। वहां से क्या लेकर आए? पैसे लेकर आए। वो जो 15% है उसको 20% करवा के आए हैं, 25% करवा के हैं। और अगर नहीं करवा के आए तो वहां क्या लेने गए? झक मारने गए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम जाते भी हैं तो झक मारते हैं, ऐलानात बड़े बड़े करते हैं। तो ये माइंडसेट क्यों है ऐसा? मतलब वेस्ट का और बिलखुसूस उन ममालिक का कि जो इसका सबसे बड़ी वजह है, गोया कि अगेन एक स्टेट ऑफ डिनायल में है। देखिए, एक तो हिपोक्रेसी सबसे बड़ा मसला, हिपोक्रेसी, दुनिया की हिपोक्रेसी। अच्छा, हमें किताबों में पढ़ाया जाता था, वो पता नहीं वो क्या मिसरा था, अब मैं भूलता हूँ, वो मुझे बहुत चीजें भूल जाती हूँ, उम्र के उस हिस्से में पहुंच, और अच्छा है भूल जाती हैं, तो मेरा जी चाहता है कि भूल कुछ चीजें तो ऐसी जिनको भूल ही जाना बेहतर है। नहीं, भूल ही जाने को जी चाहता है। लेकिन वो मैं गलत मिसरा पढ़ने लगा हूं। मगर वो कुछ ऐसा था कि किताबें बदल दो जो कहती हैं कि सच झूठ में जंग हुई और सच जीता। मैंने गलत पढ़ा है, लेकिन एसेंस यही थी। तो जब आप जाके दुनिया की रियल पॉलिटिक देखते हैं, जो अब हमें सियासत में आने से पहले तो हमने सिर्फ किताबें पढ़ी थी, किताबें तो ये बताती हैं कि सच जीत गया, किताबें तो हमें ये बताती हैं कि सच के लिए खड़े हो जाओ, किताबें तो हमें ये बताती हैं कि भाई ये थियरी है, इससे इंसानियत खराब होती है तो उसके साथ खड़े हो जाओ। जब बाहर निकल के जाते हैं और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जब मुज़ाकरात शुरू करते हैं तो देखने में आपको इजराइल नजर आता है, आपको गजा नजर आता है, आपको नजर आता है कैसे सीरिया का पानी इजराइल ने काट दिया, आपको नजर आता है कैसे लेबनान को तबाह कर दिया,
आपको नजर आता है कैसे एक के बाद एक जगह पे वीटो होता चला जा रहा है, वीटो होता चला जा रहा है। अरे भाई, नस्ल कुशी की जा रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे 4-4 साल के बच्चों की लाशें जो हैं वो अस्पतालों से और स्कूलों से निकल रही हैं। वो जो आपको किसी जमाने में अफ्रीका के बच्चे दिखाए जा सकते थे, बच्चे भूख से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, ऐसे भूख से मर रहे हैं, यानी आपको खाना ना मिले और आप मर जाएं। बिल्कुल ये हो रहा है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और दुनिया तालियां और सीटियां बजा रही है। कमाल नहीं है, आपको नजर आता? ये है हकीकत जिसको मैं हिपोक्रेसी कहता हूं। यही हकीकत क्लाइमेट में भी है कि बातें सुने सही और फिर देखें कि पैसे किसको दे रहे हैं, पैसे कहां जा रहे हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको उजागर करना मैं समझता हूं गरीब ममालिक का या तरक्की पजीर ममालिक का या हमारी तरह के 70, 80, 90 ममालिक का एक ब्लॉक होना चाहिए जो ये आवाज बुलंद करे। किसी एक मुल्क की आवाज नहीं सुनी जाएगी जैसे फलस्तीन की नहीं सुनी जा रही। बिल्कुल कोई साथ खड़ा हो ना तो दुनिया के 100, 50, 150 मुल्क साथ खड़े हों तो मैं देखता हूं कैसे कोई एक मुल्क जो है वो ऑपरेशन करता है। यकीनन। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं क्लाइमेट में बिलखुसूस हमारा ये काम है कि हम उस ब्लॉक के पास जाएं। ये अभी हमारे साथ जो जंग की गई है, मैं माफी चाहता हूं आपका, जब जी चाहे मुझे टोकने क्योंकि मुझे छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद आते हैं, तो ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे।